हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 3 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो ये जो चैप्टर है पहले ये चैप्टर 4 हुआ करता था जिसका नाम था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, बट एज यू नो दैट सीबीएसई का सिलेबस जो है वो रिवाइज हो गया है एंड अब इस चैप्टर का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इस चैप्टर को अब चैप्टर 3 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है दैट इज डिलीटेड एंड इट इज मर्ज्ड विद द चैप्टर 5। ओके, तो अब ये चैप्टर 3 है और इसका नाम है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो आई वांट कि कोई भी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज ना हो। अब इसके टॉपिक्स की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हुए थे जैसे कि रिलेशन विद द यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। एज यू नो जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो इसमें टॉपिक्स ऐड हुए थे, बट सीबीएसई में 2020 जो अभी कोरोना वायरस की वजह से आपके बोर्ड एग्जाम्स का 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो ये वीडियो मैं दोबारा इसीलिए बना रही हूँ। टुडे आई विल टीच यू एवरीथिंग जो तुम्हें अपने 2021 के बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। जो डिलीट हो गया है वो मैंने यहाँ लिखा है। जो पेज नंबर 74 है, 75 है, 76 है, 77 है आपकी बुक का, उसको आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? 2020-21 के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ अभी। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उसमें आपका रिलेशनशिप विद हमारा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दे रखा है जो 30% सिलेबस के हिसाब से कट हो चुका है। तो ये 4 पेजेस तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। दूसरा हमारा कट हुआ था रिलेशनशिप विद म्यांमार एंड आर रिलेशनशिप विद नेपाल, तो वो तो है ही नहीं हमारे सिलेबस के अंदर, हमारी बुक में है नहीं। जो सीबीएसई से पीडीएफ नहीं आया था उसमें भी नहीं है, तो उसको तुम भूल जाओ। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू स्टडी। अब हम फोकस करते हैं क्या तुम्हें पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना वो तो नहीं पढ़ना है। फोकस करते हैं जो चीज़ है हमें पढ़नी है। तो पहली हमें पढ़नी है अपनी फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी? नॉन अलाइनमेंट। पूरा हम नॉन अलाइनमेंट का रोल पढ़ेंगे, नेहरू जी का रोल पढ़ेंगे उसमें। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी आवर रिलेशनशिप विद द यूएसए। यूएसए के साथ हमारा रिलेशन कैसे है ये सीबीएसई के पीडीएफ में गिवन नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम योरसेल्फ। आई विल टीच यू एंड तुम उसमें से पढ़ोगे सारा का सारा। रिलेशनशिप विद यूएसए अभी बढ़ाऊंगी। फिर रिलेशनशिप विद रशिया, दैट आई विल टीच यू। रिलेशनशिप विद चाइना, ये पुराना टॉपिक है जिसमें हमने इंडो साइनो जो हमारा इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज द रिलेशनशिप विद इजराइल, वो पढ़ेंगे हम, इजराइल के साथ रिलेशनशिप। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये ओल्ड टॉपिक ही है, हमारी बुक में है न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला, बट इसमें कुछ ऐड हुआ है, वो सीबीएसई की पीडीएफ से आया है। दैट ऑल्सो आई विल टीच यू। तो इस चैप्टर में मेनली जो 2021 में अपने बच्चे बोर्ड्स देंगे, 2020 के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है? उन्हें फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है, रिलेशनशिप विद यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल और इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम पढ़ना है बस। बाकी सब भूल जाओ जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ। यू हैव टू स्टडी। अब अगर कोई नेक्स्ट ईयर का बच्चा मेरी वीडियो देखेगा तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई देख रहा हो तो उसके लिए जो फुल चैप्टर है जिसमें ये जो पेजेस कट हुए हैं वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उनके लिए भी लिंक गिवन है फुल चैप्टर का, जिसमें मैंने इंडिया बांग्लादेश वाला इशू और इंडिया पाकिस्तान वो भी पढ़ा रखा है। सो इफ यू वांट टू स्टडी द फुल चैप्टर बिना डिलीटेड सिलेबस का, दैट ऑल्सो यू कैन सी द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं आपके नोट्स की एंड क्वेश्चन आंसर्स की ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। हर एक चैप्टर के नोट्स, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, 1 मार्क्स और मैप वर्क सब कुछ मैं अपलोड करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम आपको स्क्रीन पे देख गया होगा, वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हो। जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने कमेंट पिन कर रखा है। मैंने पॉलिटिकल की दोनों बुक्स का सिलेबस जो है उसके एक एक चैप्टर का लिंक गिवन है। आप लिंक से डायरेक्ट मेरी आईडी पे पहुंचोगे, वहां से आप नोट्स अपने क्वेश्चन आंसर जो भी आपका हो ले सकते हो। ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, हर एक की जो वीडियो है उसमें मैंने कमेंट पिन कर रखा है ऑफ ऑल द नोट्स। या फिर तो मेरी आईडी पे जाओगे C__course कहानी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो भी आपको बहुत आराम से सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, एंड इफ यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल, इंग्लिश, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप क्लास 12 में हो, 11th में, ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट गिवन है, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम दोज playlist. Okay, so all the subjects of humanities are there on my channel. You just search it and study. तो let's start the topic India's foreign policy. आज हम इसे पढ़ रहे हैं अपने रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। So all the political science students, आज के बाद तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे ही जो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर 2 है उसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ पूरी की पूरी। सारा कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में उसका लिंक गिवन है, वो भी आप देख सकते हो। तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर। जैसे ही आप अपनी बुक खोलोगे तो उस पर लिखा है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट
इसका मतलब यही है कि अभी हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ व्हाट इज अ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन एंड इट इज एन इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो हमारा नेशन है उसके इंटरेस्ट को शो करता है कि हम लोग जो हैं किस तरीके से बाहर के देशों के साथ डील करेंगे। ठीक है, हमें यूएसए से कैसे रिलेशन रखने, हमें चाइना से कैसे, हमें पाकिस्तान से कैसे डील करना है। दिस इज व्हाट वी टुक डाउन इन आवर फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी? तो जब फॉरेन पॉलिसी बन रही होती है तो हम इंटरनल फैक्टर्स का भी ध्यान रखते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान रखते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरनल फैक्टर? इंटरनल फैक्टर यानी कि कंट्री के अंदर की कंडीशन कैसी है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, कंट्री में हमारा सोशल डिसइक्वालिटीज है या नहीं है, और क्या सोचा जाता है कि जो कंट्री है उसमें के अंदर सब कुछ स्टेबल है या नहीं। थर्ड चीज अगर आप बात करो एक्सटर्नल फैक्टर्स की, एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देखते हैं कि बाहर के देश में क्या हो रहा है, कोई वॉर की सिचुएशन तो नहीं है, जैसे एक समय पे कोल्ड वॉर चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन तो नहीं चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी हम ध्यान में रखते हैं और इंटरनल फैक्टर्स को भी, कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको भी देखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी और हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है उसको देखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेहरू जी ने ली थी। वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे एंड ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो पूरा का पूरा काम नेहरू जी ने करा था। हमारी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी जो थी उसका दैट वी विल स्टडी। तो दिस इज व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। और अब आप समझ गए होंगे कि ये चैप्टर का नाम इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्यों लिखा है, क्यों चेंज करा है, क्योंकि हमें मेनली इसमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो अब हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफी चेंजेस आए हैं। जैसे इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है, तभी जो वो न्यू टॉपिक्स हैं वो ऐड कर गए हैं, बिकॉज यू हैव टू बी अपडेटेड विद द टाइम। आपको टाइम के साथ साथ अपडेट रहना है, इसलिए सिलेबस थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इट रिफ्लेक्ट्स इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब अगर बात करें किस समय पे हमारी फॉरेन पॉलिसी बनना स्टार्ट हुआ, तो एज यू नो जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए हमें इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया बॉर्न हुआ था तो इट वाज बॉर्न इन अ वेरी ट्राइंग सिचुएशन। हम एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में पैदा हुए मतलब जब वो हमें सोवरेनिटी मिली, हमें आज़ादी मिली, हम सोवरेन हो गए थे, हम आज़ाद हो गए थे। उस समय पे हम बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आज़ाद हुए थे। अब मुश्किल में क्यों हुए थे अगर तुम सोचो तो वो सब बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, लेट्स स्टडी। सबसे पहले तो उस समय पे कोल्ड वॉर एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो आपको पता है कि सारे वर्ल्ड्स जो थे, सारी की सारी जो कंट्रीज थी, उनको इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करना था। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था पूरे वर्ल्ड का आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सबको नुकसान हुआ था। ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा था। ठीक है, सेकेंड चीज क्या हुई, कोल्ड वॉर अलायंस की टेंशन क्रिएट हो गई थी। यू ऑल नो, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कुछ टाइम बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। एक अमेरिका हमारी सुपर पावर बन गई थी, एक बन गई थी यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। दोनों ने ही जो छोटे छोटे नेशंस थे, जो दूसरे नेशंस थे, उनको अपनी अलायंस में खींचना शुरू कर दिया। तो मेरे अलायंस में आ जाओ, तो मेरे गैंग में आ जाओ। अब इंडिया के ऊपर एक और बोझ आ गया था कि अब उन्हें किसी एक अलायंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड चीज क्या थी, हमारी जो डीकोलोनाइज कंट्रीज थी वो इमर्ज होने लगी थी। अब डीकोलोनाइज कंट्रीज मतलब जिनको जो कॉलोनीज बनाए, जैसे ब्रिटेन राज कर रहा था, फ्रांस राज कर रहे थे जाके दूसरे देशों, जैसे हमारे पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, तो वो डीकोलोनियलाइजेशन हो रहा था। ये जब किसी पे कब्जा कर देते तो कहते थे ब्रिटेन की इंडिया कॉलोनी बन गई। अब जब वो कॉलोनी से हट गए, अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, डीकोलोनलाइज्ड हो गए। तो ऐसे ही काफी सारी अफ्रीका में और एशिया में काफी सारी कंट्रीज को डीकोलोनियलाइजेशन मिल रहा था। सो दीज आर ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये हमें बता रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बता रहे हैं किस तरीके से जब हमें आजादी मिली तो देश में उस समय पे ये सब कुछ हो रहा था। और उस समय पे हमारे सामने ट्विन चैलेंजेस थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा 1 मार्क या 2 मार्क में आपको आएगा एग्जाम में। व्हाट वर द ट्विन चैलेंजेस फेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो दो ट्विन चैलेंजेस वी फेस्ड, वन वाज वेलफेयर एंड अदर वाज डेमोक्रेसी। यानी कि पहले तो हमें वेलफेयर एस्टैब्लिश करना था, हमें इकोनॉमी डेवलप करनी थी, हमें सोशल डिसइक्वालिटीज को हटाना था। ये जो हमारे यहाँ वो होता है ना कि वन सिस्टम के बेसिस पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता था किसी कास्ट के साथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारा बहुत ही बेकार, हमें तो बिल्कुल ही खराब करके चले गए थे ब्रिटिशर्स, बिल्कुल इकोनॉमी डाउन कर दी थी उन्होंने हमारी, तो वो भी हमें ठीक करनी थी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी थी और हमें अपनी कंट्री के अंदर इलेक्शंस हेल्ड करने थे। तो दीज वर द ट्विन चैलेंजेस दैट वर फेस्ड एट द टाइम ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छी चीज छोड़ के नहीं गई।
एक भी अच्छी चीज़ छोड़ के नहीं गई, बस एक चीज़ छोड़ के गई, दैट वाज द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। यानी कि जब वो गई ना तो जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे वो सब वो हमारे सर के ऊपर छोड़ के चली गई। दूसरी चीज़ क्या करी, उसने हमारा पार्टीशन करा दिया। थर्ड चीज़ क्या करी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें कंट्री के अंदर करना था। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स कि इंटरनली हमारे को इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को डील करना था, हमें पार्टीशन की प्रॉब्लम से लड़ना पड़ा और हमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। ठीक है, अब इस सब को ध्यान में रखते हुए, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को, ये इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बनानी थी अपनी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक एम रखा। एम रखते हैं, कोई पॉलिसी बना रही हो तो ऑब्वियसली उसका एम होगा कि तुम्हें उससे क्या अचीव करना है। तो हमने उसका एम रखा, रिस्पेक्ट सोवरेनिटी ऑफ ऑल द नेशंस एंड अचीव इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय पीस। यानी कि हम हर एक कंट्री की सोवरेनिटी की इज्जत करेंगे और हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि हम सब सिक्योर है, हर एक कंट्री सिक्योर है, कोई किसी पे कब्जा करने नहीं आ रहा, कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, हम सब सिक्योर है और वो सिक्योरिटी हम मेंटेन करेंगे। मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन यानी कि बहुत सारी मिलिट्री अपने लिए भर ली और तुम सिक्योर हो गए, नो, थ्रू पीस, पीसफुल तरीके से हम सिक्योरिटी भी लाएंगे एंड हम अपनी भी और बाकी देशों की भी सोवरेनिटी का ध्यान रखेंगे। अगर किसी बच्चे को अभी तक सोवरेनिटी का मतलब नहीं पता है तो सोवरेनिटी मतलब होता है, देखो सिंपल शब्दों में बताऊं, तुम्हारे घर में सारा काम कौन करता है? सारा जो पापा हैं, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। अगर कोई डिसीजन लेना है घर के लिए कि तुम्हें कौन से कॉलेज में भेजना है, तुम्हारी घर में किसी की मैरिज है, कुछ भी जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली लेता है। ठीक है, एट द एंड तो पापा का डिसीजन होता है ना, तो ही इज सॉवरेन ऑफ द फैमिली। ऐसे ही कंट्री के अंदर जितने भी डिसीजन हेल्ड करने हैं, अगर कंट्री खुद अपने डिसीजन ले लिया, जैसे कि इंडिया ने सोचना है कि अब की बार हम अपने यहाँ कोई ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, इन ओलंपिक्स इंडिया में हो या कोई और गेम इंडिया में हो, या फिर इंडिया कोई कॉन्फ्रेंस हेल्ड करे, इंडिया किस तरीके के रिलेशनशिप रखेगी दूसरी कंट्री के साथ, इंडिया यूएसए का लाइन ज्वाइन करेगी या यूएसएसआर का, नैम बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो ये सब जो सारे डिसीजंस के एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ये सब कौन लेता है? इंडिया लेता है। दैट मीन्स इंडिया इज सॉवरेन। और पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज करते थे तो हमारा हर एक डिसीजन जो था वो ब्रिटिशर्स लेते थे, तो उस टाइम पर हम सोवरेन नहीं थे, हम लोग सोवरेन कब बने? जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए। ऐसे ही मोनार्की, जब मोनार्की रूल होता है तो उस समय पे सोवरेन कौन होता है? सोवरेन उस समय पे हमारा किंग होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे जो भी डिसीजन होता है वो कौन लेता है? हमारा किंग लेता है। तो हमारा एम क्या था कि हमें सोवरेनिटी को अचीव करना है एंड वी विल प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय पीस। अब ये जो हमारा एम था, इसके बारे में आर्टिकल 51 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके डीपीएसपी, आई कॉल इट डीपीएसपी, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके आर्टिकल 51 में मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि ये जो एम है हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, इसको कैसे अचीव करें, उसके 4 पॉइंट्स लिखे हैं पेज नंबर 66 के बॉक्स के ऊपर, दैट यू ऑल हैव टू लर्न। सीधा 4 मार्क के क्वेश्चन में आएंगे तो आप उस बॉक्स को हाईलाइट करना एंड दैट यू विल लर्न कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या लिखा है। उसमें बस वो तरीके लिखे हैं जिससे हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी हम अचीव करेंगे। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस समय पे बनी। एक्सटर्नल फैक्टर भी पढ़ लिया हमने और इंटरनल फैक्टर भी पढ़ लिया। तो हमने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी अपनी फॉरेन पॉलिसी? वी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हमें सबको पता है नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा में पढ़ लिया है। नाउ वी विल जस्ट डू अ शॉर्ट रिवीजन। अब तुम्हें बहुत आसान लगेगा व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ओके, तो जैसे ही हमारा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी स्टार्ट हुई तो हमारे को बुक में बता रखा है जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट था, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर जिसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें हम चाहते थे कि जो अंग्रेज है हमें छोड़ के चले जाएं, तो वो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, इट वॉज अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। वर्ल्ड वाइड मूवमेंट मतलब कि वो इंडिया में आइसोलेटेड नहीं था, नहीं, बाकी जितने भी देश थे, अफ्रीका के, एशिया के, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो गांधी जी थे, बाकी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कनेक्टेड थे पूरे वर्ल्ड के साथ। तो पूरे वर्ल्ड को पता था कि इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रगल था इट वाज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब कॉलोनी खाली इंडिया के अंदर थोड़ी थी, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई थी। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था इट वाज अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें बाकी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी। एशियन अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी? जिन पे भी हमारा जो जिन पे हमारा ब्रिटेन, फ्रांस ने कब्जे
कर रखे थे। और जैसे डच रिजाइम हो गई, पोर्चुगीज हो गए, इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने जो बाकी के देश है ना एशिया और अफ्रीका के, उन पे जाके कॉलोनी यानी कि उन पे कब्जा कर रखा था। तो एक समय ऐसा आया जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ और जितनी भी एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व होने लगे, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारी इंडियन नेशनल आर्मी बनी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो उस समय पे भी हमारा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो बनी थी। तो उस समय पे भी देखा कि इंडिया का बाकी के जो देश हैं उनके साथ लिंकेज है, यानी कि कनेक्शन है। एज यू नो दैट हमारी बाकी देशों ने भी हेल्प करी थी उस समय पे। यू विल टेल मी विच नेशन हेल्प्ड अस इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बता रहे हैं कि कैसा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था। अब जब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी तो हमें उस समय सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना था, अबाउट द कोल्ड वॉर एरा अलायंस, यानी कि जो गैंग बनाने वाला सिस्टम ऑन हो गया था उस चीज को हमें अपने दिमाग में बहुत ध्यान से रखना था। ठीक है, और कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन से ऊपर से यूएन एक सेपरेट बॉडी क्रिएट हो गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन हो गया था, जिससे कि क्यों बनी थी वो, जिससे कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक पाए। तो यूएन बना। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने लग गई। जैसे कि आपको पता है कोल्ड वॉर में क्या था, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स ही तो इकट्ठे कर रहे थे। हर एक जो स्टेट थी दैट वाज स्टार्टिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। तभी हम इस चैप्टर में लास्ट में न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे। और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था चाइना के अंदर, दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर 3 न्यू सेक्टर्स ऑफ पावर में भी हमने पढ़ा कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था चाइना के अंदर। एंड फोर्थ हुआ हमारा डी कॉलोनियलाइजेशन, यानी कि कॉलोनीज जो थी वो हटने लग गई थी। जैसे इंडिया को आजादी मिली, बाकी कई देशों को आजादी मिलनी शुरू हो गई थी। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। अब फॉरेन पॉलिसी किसने बनाई थी, नेहरू जी ने बनाई थी। तो इसमें अब हम लेट्स स्टडी ना नेहरूज रोल। तो नेहरू जी खुद की जो उनके जब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो, यानी कि जो फॉरेन के साथ डील करना होता है उस सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेहरू जी ने खुद पे ली थी। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। तो 1946 से 64 तक जितना भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी, जितनी भी डीलिंग्स हमने बाकी के वर्ल्ड के साथ करी, दैट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू जी। वो सब नेहरू जी के निगरानी में हुई थी। ठीक है, नेहरू जी ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई उन्होंने कहा उसमें 3 चीजें जो हैं वो हमारी हार्ड एंड फास्ट रूल है, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। पहला क्या है, प्रोटेक्ट हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी पूरा भी बता दिया, जो हमने सोवरेनिटी हासिल करी है हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमें उसे किसी और को नहीं देना। अब हम इंडिया सब कुछ खुद संभालेगा। प्रमोट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। प्रमोट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब ये जो हमारी टेरिटरी है इंडिया की, अब हम किसी और को इस पे आके कब्जा नहीं करने देंगे, हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने सारी की सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसका इंटीग्रेशन कराया इंडिया के अंदर। हमने कहा कि अब हम इंडिया के और जो हिस्से हैं वो नहीं होने देंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में हुआ। थर्ड क्या मेन चीज थी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे जरूरी चीज क्या थी उस समय पे इंडिया के लिए, कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस समय पे इंडिया की पॉलिसी बनी फॉरेन पॉलिसी, उस समय पे ऐसा नहीं था कि सब लोग ही नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन करना चाहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो यूएसए के अलायंस के साथ जाना चाहते थे, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो चाहते थे कि इंडिया यूएसए को ज्वाइन कर ले, बिकॉज जो यूएसए का ब्लॉक था वो प्रो डेमोक्रेटिक ब्लॉक था, यानी कि यूएसए में डेमोक्रेसी चलती थी, इंडिया को भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी, तो वो चाहते थे इंडिया प्रो डेमोक्रेटिक बन जाए। ऐसे ही भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी जो थी वो एंटी कम्युनिस्ट को फेवर करती थी, कम्युनिज्म को वो फेवर नहीं करती थी। इसीलिए वो भी चाहती थी, यूएसए क्या है, यूएसए एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक है, तो वो भी चाहती थी कि हम लोग यूएसए का ब्लॉक को चुन ले, यूएसए के अलायंस सिस्टम में चले जाए। बट जो हमारे नेहरू जी थे, ही टुक अ लीवे, उन्होंने एक दूसरा पैसेज निकाला। ना ही उन्हें यूएसए के साथ जाना था, ना ही उन्हें यूएसएसआर के साथ जाना था। उन्होंने अपनी पॉलिसी एक अलग तरीके से बनाई, और वो क्या था हमारा, वी ऑल नो, डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स। ये जो गैंग है, अगर मेरी लैंग्वेज में कहो तो डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गैंग्स। ही सेड दैट ना ही मैं यूएसए के पास जाऊंगा, ना ही हम यूएसएसआर के जाएंगे, वी विल मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कैंप्स। तो इस चीज को क्या बोला गया, नैम। उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो कोल्ड वॉर की कॉन्फ्रंटेशंस है हम इसे खत्म करेंगे, वी विल एस्टैब्लिश अ पीसफुल वर्ल्ड। हम एक पीसफुल वर्ल्ड बनाएंगे। हमें कोल्ड वॉर में क्या था, खतरा यही तो था, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो उन्होंने कहा वी विल एस्टैब्लिश अ पीसफुल वर्ल्ड। पीसफुल वर्ल्ड कैसे एस्टैब्लिश हुआ, नैम से, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से। टेंशन रिड्यूस करनी थी हमें कोल्ड वॉर की। अब किसी कंट्रीज को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कोल्ड वॉर खत्म करने की, तो इंडिया ने और नैम कंट्रीज ने ली। ठीक है, और यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस को हम लोग सपोर्ट करेंगे। यूएन के जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशन थे उसको इंडिया ने बहुत सपोर्ट करा। और ये जो एक्ट था नॉन अलाइनमेंट अपनाना वॉज नॉट एज ईजी टास्क एज वी हैव सीन इन द कोल्ड वॉर एरा चैप्टर। किस तरीके से लोग हमारे नॉन अलाइनमेंट पे उंगली उठाते थे, हमें कहते थे कि हम लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग हिपोक्रेसी। तो ये डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट था। क्यों था, देखो एक एग्जांपल भी दे रहा,
जैसे हमने अपने आप को कहा था हम न्यूट्रल है, हम आइसोलेटेड नहीं है, न्यूट्रलिटी फॉलो नहीं करी हमने, उसी तरीके से हमारे पे आप कह सकते हो ऑब्जेक्शन लगते थे इंडिया के ऊपर कि वैसे तो तुम कहते हो तुम नॉन अलाइंड हो, वैसे तुम्हारे जो एक्ट्स हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1956 में ब्रिटेन ने अटैक करा था इजिप्ट को। ब्रिटेन वेस्टर्न कंट्री है, ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक करा था ओवर द स्विस कैनाल इशू। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक करा था फॉर द स्विस कैनाल इशू। उस टाइम पे इंडिया ने बहुत आवाज उठाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्वेजन नहीं करना चाहिए, कॉलोनाइज कंट्रीज जो हैं ये हमारी ब्रिटेन ये बहुत बदतमीजी कर रही है। इंडिया ने प्रोटेस्ट करा, बट उसके कुछ समय बाद ही जब यूएसएसआर ने हंगरी पे इन्वेड करा, यूएसएसआर ने हंगरी पे कब्जा करने गए तो इंडिया चुप रही। तो उस समय पे ये एक्ट बैलेंसिंग नहीं हुआ। जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड को कुछ नहीं कह रहे हो तो आप यूएसएसआर को तो आप कुछ नहीं कह रहे हो और वेस्टर्न कंट्रीज के आप पीछे पड़ गए। तो इस समय पे भी इंडिया के ऊपर नाम उठा, कह सकते हो ऑब्जेक्शंस हुए। जैसे कि इंडिया ने एक बारी अपनी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करती रशिया के साथ, तो उस समय भी लोग कहते थे कि इंडिया तो यूएसएसआर की साइड आएगा, बस बता नहीं रहा है। तो इस तरीके का था हमारा। बट इंडिया क्या कहता था कि मैं एड भी लूंगा, असिस्टेंस भी लूंगा दोनों ब्लॉक से, मेरे को जिससे फायदा होगा मैं उसके साथ आऊंगा। इंडिया क्या कहता था ये 2 गैंग है, इन्हें लड़ना है लड़ने दो, मैं बीच का बंदर हूं, मैं तो दोनों से फायदा लूंगा। और क्या था उस समय पे एक और हमारे लिए टेंशन क्रिएट हुई, जो पाकिस्तान था उसने यूएसए का लाइन ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान अब यूएसए की साइड चला गया। अब यूएसए भी हमारे से गुस्सा हो गया कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा जब पाकिस्तान आ गया मेरे साथ में। तो सेकेंडली क्या हुआ, उसी समय पे जो हमारा पाकिस्तान जो यूएसए था उस समय पे हमने रशिया के साथ भी ट्रीटी साइन करी। तो यूएसए से हमारे जो रिलेशन थे थोड़े आप कह सकते हो थोड़े सौर हो गए थे उस समय पे। ठीक है, तो विद दिस हमने पढ़ लिया कि एट द एंड इंडिया ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपनाई। ये सब जो हमने कहानी पढ़ी, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट अपनाई थी, जो हमें स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से ही पता था। लेट्स स्टडी द एफ्रो एशियन यूनिटी। ओके, तो अब क्या हुआ 1940s और 1950s में नेहरू जी तो थे, वो हमारे सब कुछ एडवोकेट करते थे एफ्रो एशियन यूनिटी को, यानी कि अफ्रीका और एशियन की जितनी भी कंट्री है उनके अंदर यूनिटी लाना। उनका काम किसने करा, हमारे नेहरू जी ने। मार्च 1947 के अंदर जब हमें फ्रीडम मिला उसके कुछ समय बाद ही एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि जो एशिया की इतनी सारी कंट्रीज है, हमारे पे ब्रिटिशर्स आके राज करते, पोर्चुगीज आके राज कर रहे थे, यूरोपियन स्टेट्स, तो एशिया की जितनी कंट्रीज हैं उन्हें यूनाइट होने की जरूरत थी। एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया में। ओके, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में भी, सॉरी इंडोनेशिया मैंने बोल दिया, इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने आवाज़ उठाई इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया के ऊपर डच रेजाइमा के रूल कर रही थी। जो डच लोग थे उन्होंने इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा कर रखा था, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पे करा था वैसे ही डच ने इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा कर रखा था। तो हमें तो 1947 में फ्रीडम मिल गई। उसके बाद जो नेहरू जी थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि इंडोनेशिया को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। उन्होंने उनकी हेल्प भी करी, इंडिया ने हेल्प करी, उसकी आवाज़ उठाई इंडोनेशिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंडिया ने सपोर्ट करा डीकोलोनियलाइजेशन को। अब हमें तो आज़ादी मिल गई, पर ऐसा नहीं था कि हम खुद खुश बैठ गए। हमने बाकी सब कंट्रीज़ को भी आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करा। और रेसिज्म हटाने के लिए, अपार्थाइड रेसिज्म जो था साउथ अफ्रीका के अंदर, हमने क्लास 10 में पढ़ा था अपार्थाइड रेसिज्म, हमें पता है महात्मा गांधी ने भी उसके लिए बहुत काम करा। तो इंडिया जो था अब खुद को आज़ादी मिल गई थी, तो बाकी कंट्रीज़ को आज़ादी दिलाने के लिए इंडिया अपनी आवाज़ उठा रहा था। और फिर एट द एंड हमारी द वर्ल्ड फेमस एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई बंदुंग के अंदर। बंदुंग कॉन्फ्रेंस हुई जिससे हमारा नैम का क्रिएशन हो गया। नैम का क्रिएशन कब हुआ, नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नैम का क्रिएशन हुआ 1955 में बंदुंग के अंदर। बंदुंग इंडोनेशिया की एक सिटी है, इससे नैम का क्रिएशन हो गया। जो 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नैम थे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमने रन करे थे, नैम हमारा बन गया। उसके बाद हमारी फर्स्ट समिट ऑफ नैम हुई बेलग्राडे के अंदर इन 1961। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। सो विद दिस हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा दैट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें बोर्ड एग्जाम में, इसको हल्के में मत लेना। सो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग इन माई बोर्ड जो हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इंस्टाग्राम नोट्स में आपको सब मिलेगा। चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया है। नाउ वी विल मूव टू द अदर टॉपिक्स। जैसे कि अब मैं आपको, अगर बुक के अकॉर्डिंग चलो तो चाइना पढ़ाया जाएगा आपको, बट पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ इंडियाज रिलेशन विद हमारा यूएसए, फिर पढ़ाऊंगी इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया, फिर पढ़ाऊंगी इंडिया रिलेशनशिप विद इजराइल। तो पहले वो टॉपिक कवर करते हैं, फिर चाइना और न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक्स। Now we have to start the topic India's relation with Israel, Russia and our USA। ठीक है, तो वन थिंग जो मैं पहले ही हर बच्चे को बता रही हूँ, यू ऑल नो दैट मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ एंड माई वर्क इज़ टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। मेरा काम है कि मैं तुम्हारे को चैप्टर ईजी तरीके से पढ़ाऊँ और जो भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें ईजी लगे।
और ये जो टॉपिक है ये न्यू ऐड हुए हैं। इजराइल जो है आपका जो CBSE से PDF आया उसमें जितना मैंने यहाँ लिखा है एज इट इज़ यही सब उस PDF में मेंशन है। बट अगर आप इजराइल और इंडिया के रिलेशन को पढ़ने जाओ तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके पढ़ने के लिए, कि पहले तो इजराइल पैलेस्टाइन इशू हो गया, इजराइल का फॉर्मेशन हो गया, फिर जब हमारा स्टार्टिंग के ईयर्स में कैसा रिलेशन था, काफ़ी कुछ है पढ़ने को। बट हमारा काम किसके लिए पढ़ना, हमें अपनी क्लास 12th के लिए पढ़ना है, CBSE के बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ CBSE के PDF को ही ध्यान में रखेंगे एंड उतना ही पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज एक्स्ट्रा मैं तुम्हें पढ़ाने लगूंगी तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि चलो इजराइल वाला तो हो जाएगा हमारा PDF से, अब इंडिया रिलेशनशिप विद रशिया एंड USA, ये जो दोनों टॉपिक्स हैंगे ये तुम्हारे ऐड हुए हैं इस चैप्टर के अंदर। बट ये जो दोनों टॉपिक्स एज यू नो PDF में गिवन नहीं है, तो ये हमें खुद से प्रिपेयर करने हैं। अब खुद से प्रिपेयर करने हैं तो इनकी आई हैव सीन मेनी पीपल हैव टॉट, मतलब बहुत कुछ ही ऐड ऑन कर रखा है, सो मेनी थिंग्स, तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम हर एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन जो हुए हैं इंडिया USA के और इंडिया और रशिया के बीच में सब कुछ क्लियर करने लग जाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू, जितना मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जैसे इंडिया रिलेशन विद USA रशिया, जितना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी बहुत कन्वीनियंट प्रिसाइज पढ़ाऊंगी, जिससे तुम्हें लर्न करने में भी आसानी हो और तुम्हारे को बहुत लेंदी ना लगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें जिसको देखते ही टीचर कीवर्ड दिखेगा मार्क्स दे देगा तुम्हें, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। सो आई विल मेक इट शॉर्ट, easy and to the point. Let's start. पहले पढ़ते हैं इंडिया रिलेशनशिप विद इजराइल। तो सीधा NCERT के हिसाब से यानी कि CBSE PCF के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर है उसमें भी मैंने इजराइल इशू के बारे में पढ़ा रखा है, इजराइल और न्यू सेंटर ऑफ पावर। उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने इजराइल पैलेस्टाइन इशू जो है उसके बारे में आपको बता रखा है, दैट इजराइल कैसी स्टेट है, कैसी कंट्री है हमारी इजराइल। इसका फॉर्मेशन 1945 के आसपास में हो गया था। इसको जो UN था उन्होंने अपना मैप बना दिया था, पैलेस्टाइन और इजराइल को अलग कर दिया था, 2 कंट्रीज बन गई थी हमारे, पैलेस्टाइन एंड इजराइल। उससे पहले जो वो पूरा एरिया था, जो ये एरिया है हमारा इजराइल का, पहले यहाँ पे पूरा कौन सी कंट्री थी, पैलेस्टाइन में हमारे ज्यूज लोग आके रहने लगते हैं, यानी कि इजराइल के लोग आके रहने लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे अब क्या होता है, जो पैलेस्टीन्स होते हैं उन्हें अपनी ही कंट्री के अंदर रेफ्यूजी की तरह रहने पड़ता है। इनकी जो कंट्री होती है अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इजराइल एंड जो पैलेस्तीन है वो सिर्फ 2 छोटे छोटे पार्ट्स में बच जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो वो सब तुम इंडिया तुम्हारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाली वीडियो से पढ़ सकते हो। तो हमें इस बुक में बताया है जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद काफ़ी समय तक यानी 45 ईयर्स तक हमारा रिलेशनशिप विद इजराइल वॉज अनएक्सप्लोर्ड। मतलब हाँ ठीक है एक देश, ठीक है, पर इतनी बातचीत नहीं थी हमारी उनसे, इतना आना जाना नहीं था हमारा उनके यहाँ पे, आप एक तरीके से कह सकते हो। अच्छे इतने रिलेशन हमारे नहीं थे, नॉर्मल चल रहे थे, ना बुरे थे ना अच्छे थे, न्यूट्रल थे बिल्कुल। उसके बाद इंडिया और जो इजराइल की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें चेंजेस आने शुरू हुए आफ्टर द 1992 के बाद से ही जो इंडिया और इजराइल था उनके जो फॉरेन पॉलिसीज थी उन एक दूसरे से मिलना जुलना हम लोगों का शुरू हुआ। दोनों ही नेशन को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली 47 और 48 रिस्पेक्टिवली। 1947 में हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली, 1948 में इजराइल को मिल गई थी। और जो हमारे हिस्टोरिकल टाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल दैट स्टार्टेड गेनिंग फर्मनेस फ्रॉम 1992 में। मैंने तुम पता ना, पहले हमारा आना जाना नहीं था, बातचीत नहीं थी, तो बातचीत कब शुरू हुई हमारी, मेनली फ्रॉम 1992 जब इजराइल एम्बेसी एस्टैब्लिश हुई इंडिया के अंदर इन 1992 आपको याद रखना 1 मार्क के लिए, इजराइल एम्बेसी वाज एस्टैब्लिश्ड। बट उसके बाद भी इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन तो स्टार्ट हो गए, एम्बेसी बन गई मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए, बट फिर भी जो फर्मनेस थी, फर्मनेस मतलब आप कह सकते हो एक दूसरे से डील्स करना, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना किसी भी इश्यूज पे ऑन द फॉरेन ग्राउंड, ठीक है। तो वो सब कुछ कब शुरू हुआ, इट स्टार्टेड आफ्टर 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स, जब हमारी एनडीए की गवर्नमेंट आई। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है हमारा, जब एनडीए की गवर्नमेंट हमारी एस्टैब्लिश हुई 1996 में, तब हमारे इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे होने लगे। और 1998
ऑनवर्ड्स 1998 के बाद से जो रिलेशनशिप था इंडिया एंड इजराइल का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गया। ठीक है, और ज़्यादा हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग कब हुआ? 2017 के अंदर, जब अभी हाल ही में आपने देखा था टीवी पे, जब मोदी जी इजराइल जाते हैं, इजराइल में वो विजिट करते हैं। और जब भी कोई एक दूसरे के कंट्री में विजिट करने जाते हैं ना, ये मत सोचा करो कि खाली घूमने फिरने ही जा रहे हैं, नहीं, काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर उस समय पे जो कंट्री के हमारे लीडर्स है, जैसे मोदी जी हो गए, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो बैठ के बातचीत करते हैं एक दूसरे से, आगे तक के फ्यूचर की बात होती है, कंट्री के फ्यूचर की बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलने जाते हैं। तो तब से हमारा जो रिलेशन है इजराइल के साथ 2017 में जब मोदी जी ने विजिट करा था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसके बाद जब वो गए, मोदी जी विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद जो हमारे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी नाम तुम्हें याद रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू, फिर वो 2018 के अंदर इंडिया में आए एंड हमारा जो आपस में ट्रेड हो गया और काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर जो हमारे टाइज थे, जो हमारे आप कह सकते हो रिलेशनशिप थे, वो स्ट्रॉन्ग हो गए और फ्लरिश करने लग गए। अब हम किन इश्यूज़ पे हम बातें करते हैं, कौन से ऐसी फील्ड्स है जिन पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? तो दैट इज़ कल्चरल एक्सचेंज, डिफेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी हो गई, टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, जो इजराइल है वो भी अरब टेररिज्म से, अरब कंट्रीज से लड़ता है और हम भी पाकिस्तान से खुद को, मतलब हमारा भी इसी तरीके से इश्यूज़ हैं, हमारा भी अरब वर्ल्ड से ऐसे इश्यूज़ है। तो सेम स्टैंड है इंडिया का और इजराइल का, दोनों को ही टेररिज्म के खिलाफ दोनों ही खड़े हुए हैं। और स्पेस रिसर्च में एज आई टोल्ड यू इन चैप्टर 3 दैट जो इजराइल है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है अपना न्यू रिसर्च और स्पेस के ऊपर, तो उस पर ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट के ऊपर, इन सब बातों के ऊपर इंडिया और इजराइल का काफ़ी अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं in the current scenario. तो this you have to learn. एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन द इंडिया इजराइल रिलेशन और स्टेट योर कमेंट्स ऑन द इंडिया इजराइल रिलेशन। तो एज इट इज, ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है इन द पॉइंट फॉर्म, यू हैव टू राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी पॉइंट दैट 45 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआत हुई, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर 1996 में गवर्नमेंट आई, उसके बाद और अच्छे हुए, उसके बाद इन सब इशूज़ पे हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करा। दिस ऑल यू हैव टू राइट इन दिस लैंग्वेज ओनली। इंस्टाग्राम नोट्स में आपको मिल जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम। ओके, तो विद दिस इंडिया इजराइल इशू हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज मुझे तुम्हें बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, पंचशील। व्हाट इज पंचशील? जो नेहरू जी थे, नेहरू जी हमारी फॉरेन पॉलिसी को देख रहे थे शुरुआत में, तो उन्होंने पंचशील बनाया। तो उन्होंने कहा था हम बाहर के देश की जितनी भी कंट्रीज के साथ जो भी डील करेंगे, वी विल डील अकॉर्डिंग टू द पंचशील। व्हाट इज पंचशील? पंचशील एक 5 प्रिंसिपल्स हैं। 5 प्रिंसिपल्स, कौन से वो 5 प्रिंसिपल्स हैं? फर्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हम एक रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, जैसे कि जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे और टेरिटरी को भी रिस्पेक्ट करेंगे। नॉन एग्रेशन, इंडिया कभी भी पहले हथियार नहीं उठाएगा, अगर सामने से अटैक होगा तब इंडिया हथियार उठाएगा, अग्रेसिव नहीं बिहेव करेगा इंडिया। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर, इंडिया कभी भी अपने आसपास के नेबर्स में और किसी और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। जैसे यूएस आकर टांग अड़ाता है ना लोगों के अफेयर्स में, वैसा इंडिया नहीं करेगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, अगर दो कंट्रीज आपस में बैठ के बात करें तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ अपने भले की सोचेंगे, we will think about equality and mutual benefit. Peaceful coexistence, we will have peaceful coexistence, इनके सभी देश पीसफुली एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है, तो विद दिस पंचशील वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मार्क माई वर्ड्स। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है, जो भी आपका ब्लूप्रिंट आएगा उसके हिसाब से। सो यू हैव टू लर्न दिस वेरी वेल। एक्सप्लेन मैंने तुम्हें कर दिया है। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया रिलेशनशिप विद रशिया। ये वही है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे बिफोर कोल्ड वॉर एरा, फिर पढ़ेंगे आफ्टर कोल्ड वॉर एरा, देन वी विल स्टडी स्ट्रेन इन रिलेशनशिप। यानी कि अब ऐसा तो नहीं है, 2 दोस्त हैं आपस में कभी ना कभी तो लड़ाई होती है, कोई ना कोई पे तो एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं, तो वो स्ट्रेन इन रिलेशन वही रिलेशन है जिसपे हम कह सकते हैं कि हाँ एक दूसरे से ये लोग थोड़े से, इनकी जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी दूरी आ रही है एक तरीके से। तो दिस वी हैव टू स्टडी। आई हैव रिटन द प्रिसाइज पॉइंट्स। 20 मिनट की एक वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं इनके एक ही रिलेशन के ऊपर, बिकॉज आई नो कि अभी तो सीबीएसई ने तुम्हारा 30% सिलेबस रिड्यूस क्यों करा है, कि तुम्हें अब तुम लोग घर पे बैठे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अपनी बर्डन ना लेके, इसलिए मैंने बिल्कुल प्रिसाइज लिखा है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक।
ओके, तो लेट्स स्टडी इंडिया रिलेशनशिप विद रशिया। इंडिया और रशिया बहुत समय से ही एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है रशिया, लॉन्ग टाइम से। जब वो रशिया से यूएसएसआर था, जब वो सोवियत यूनियन था, तब भी अच्छा दोस्त था। रशिया है तब भी अच्छा दोस्त है। और हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी रहती है उसमें रशिया बहुत ही की रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता था हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा हमारा रिलेशन उससे कैसा था? दो हम उसके अच्छे दोस्त थे, बट फिर भी हमने उनके अलायंस को ज्वाइन नहीं करा था। हमने नैम को ज्वाइन करा था, बट फिर भी ऐसा नहीं था वो चिढ़ गया रशिया हमारे से जब हमने उसका अलायंस ज्वाइन नहीं करा। वी वर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। जब हमें सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करनी थी, जो हमने 5 years प्लान बनाने शुरू करे, हमारा एजेंडा क्या था कि इंडिया विल बी सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया को इम्पोर्ट्स ना कराना पड़े, इंडिया को खुद में ही सशक्त होना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है, सोशल इक्वालिटी लानी है, ये सब हमें करना था। तो जब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट डालना था, तो सेकेंड 5 year प्लान में इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना था हमें, जो पीसी महालनोबिस ने सेकेंड 5 year प्लान बनाया था एज यू नो। तो हमें उस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना था। तो उस समय पे 16 हैवी बेस्ड प्रोजेक्ट शुरू हुए, यानी कि स्टील प्लांट लगाने का हमारे प्रोजेक्ट शुरू हुए। मशीनरी, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं ना, उसके हमारे प्रोजेक्ट शुरू हुए। उनमें से जो 8 प्रोजेक्ट थे उसको रशिया ने हमें बहुत अच्छे से हेल्प करा। यानी कि जो हमारे बड़े बड़े 8 स्टील के प्लांट लगे हैं उसमें रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। जो हमारा आईआईटी बॉम्बे बना है उसकी इस्टेब्लिशमेंट, वर्ल्ड फेमस आईआईटी बॉम्बे जो है हमारा, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में भी हमारी यूएसएसआर ने हेल्प करी थी। हमेशा ही जो हमारा यूएसएसआर है हमें टेक्निकल एड और असिस्टेंस देता है। टेक्निकल एड भी देता है और हेल्प भी करता है। जब बहल, बिलाली, बकोरा और विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट एस्टैब्लिश हुए, तब भी यूएसएसआर ने हमारी हेल्प करी। और जो 1950s था, जो हमारे रिलेशन थे उसके बाद से और अच्छे होने लग गए। क्यों अच्छे होने लगे रशिया के साथ? जो नेहरू जी थे वो विजिट करते हैं जून 1955 के अंदर रशिया को, और उसके बाद उसी ईयर में जो निकिता क्रुश्चेव थे हमारे रशिया के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो आते हैं इंडिया। तो एज आई टोल्ड यू अभी कि जब कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो काफ़ी सारे इश्यूज पर डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, दिस यू हैव टू रिमेंबर। 19 जून 1955 में जो नेहरू जी थे वो रशिया गए थे। अब जो रशिया है वो हमारी, उसने कई बार बहुत ज़्यादा मदद करी है। जब कश्मीर इशू खड़ा हुआ और जब गोवा, एज यू नो दैट इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, बट गोवा को इंडिपेंडेंस बाद में मिली थी पोर्चुगीज से। तो उस समय पे भी जो रशिया है उसने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, कश्मीर इशू पे भी, गोवा इशू पे भी। और रशिया एज यू नो, या फिर ऐसे सारा आपको, इट वॉज अ पार्ट ऑफ क्या है हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। उनके पास वीटो का राइट होता है। वीटो मतलब क्या कि 5 लोग बैठ के, जो हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे, वो बैठकर किसी डिसीजन उन्होंने लिया, हाँ ये डिसीजन है, अगर किसी एक ने भी कहा आई डोंट अग्री, तो दैट मीन्स वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज वीटो पावर। तो रशिया ने 3 से 4 बारी वीटो पावर का यूज करा है फॉर इंडिया। अब हम तो मेंबर नहीं है ना, तो हमारे लिए यूज करा। एक बार कश्मीर इशू पे, एक बार गोवा वाले इशू पे, एक बार इंडो पाक वॉर जब हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस टाइम पे रशिया ने हमारी बहुत मदद करी। उन्होंने वीटो पावर यूज करी फॉर इंडिया। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। उसके बाद जो हमारी पीस ट्रीटी साइन हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 के अंदर इंडिया और रशिया के बीच में। उससे हमारे जो रिलेशन थे वो और फ्लरिश हो गए। और जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, इंडो पाक वॉर 1971, जो तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ना था, बट 2020 का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से तुम्हें वो टॉपिक नहीं पढ़ना। तो इंडो पाक वॉर में भी जो हमारा रशिया था वो हमारी साइड था, और पाकिस्तान को एड कौन करा था? यूएसए। और जो हमारी पहली सैटेलाइट थी ना, आर्यभट्ट, जो इसरो की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी, उसको भी लॉन्च किसने करवाया था? यूएसएसआर ने। और जो हमारे जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो गए थे स्पेस में, वो भी रशियन एयरबेस में ही, एयरक्राफ्ट में ही स्पेस में गए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिलेशंस ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद कैसे रिलेशन थे। तो 1991 कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ? जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। और उसी समय पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें बहुत चेंज आया। हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट कर लिया था। हमने अपने दरवाजे खोल दिए थे फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये टाइम दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? हमारे को भी इकोनॉमिकली थोड़ा और स्ट्रांग होना था, और यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था। हमने शॉक थेरेपी में पढ़ा था उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, यूएसएसआर खत्म, तो अब हमने इंडिया और रशिया ने एक न्यू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी 1993। दिस यू हैव टू रिमेंबर। 1993 में हमने न्यू ट्रीटी साइन करी कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप की।
उसके बाद हमने एक बायलैटरल मिलिट्री अग्रीमेंट साइन करा इन 1994। याद रखना चाहो रख लेना, नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं। और फिर क्या हुआ, जो पुतिन थे 2000 में रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। एंड उसके बाद से तो रशिया है वो रिवाइव होना शुरू होता है। उससे पहले तो हमने देखा माफिया इमोजी शॉक थेरेपी से क्या हालत हो गई थी रशिया की, तो 2000 के बाद रशिया थोड़ा रिवाइव होना शुरू हो जाता है। और जो व्लादिमीर पुतिन थे इंडिया आते हैं, ही विजिट इंडिया, एंड उसके बाद हमारे स्ट्रैटेजिक पैरामीटर्स पे डिस्कशन शुरू हो जाता है। और तब से लेके अब तक व्हाट इज स्ट्रैटेजिक पैरामीटर, स्ट्रैटेजिक में आप डिफेंस मिलिट्री कुछ भी ले सकते हो, स्पेस एयरक्राफ्ट कुछ भी ले सकते हो। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गई इंडिया एंड रशिया की। और उसके बाद से लेके अब तक एवरी ईयर मीटिंग हेल्ड होती है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और हमारे बीच में फ्री ट्रेड रिजाइम भी एग्जिस्ट करती है। और जो मेक इन इंडिया स्कीम है इंडिया की, जो अभी हाल ही में आई है मेक इन इंडिया स्कीम, उसका काफ़ी ज़्यादा हमारी जो रशिया है उसमें उसने इन्वेस्टमेंट करी है। रशिया और इंडिया ने मिलके एक फ्यूचर गोल रखा था कि 2025 तक दोनों के दोनों $30 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज में। $30 बिलियन कब का गोल रखा था ये कि 2025 तक ये अचीव करना है। बट ये जो गोल था ये 2017 में ही अचीव हो गया। तो इन्होंने नया टारगेट रख दिया कि $50 बिलियन हम अचीव करेंगे टिल 2025। ठीक है। और क्या है, जो डिफेंस है, डिफेंस क्या, जो हम अपने टैंक्स मंगाते हैं, बंदूक हो गई, जो सारे एयरक्राफ्ट वगैरह आते हैं, वो सब जो हम अपना डिफेंस इंपोर्ट करवाते हैं, वो जो इंडिया है ना सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है फ्रॉम रशिया। यानी कि रशिया का जितना भी डिफेंस मटेरियल जाता है सेकंड लार्जेस्ट कौन लेता है, इंडिया। 2017 में 68% जितना भी हमने डिफेंस का सामान मंगाया वो मंगाया था हमने रशिया से। और ब्रिक्स, G20 ईस्ट एशिया समिट फोरम जो है उसमें रशिया और इंडिया एक साथ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरूर लिखना है आपको। तो ये हमने देख लिया कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद भी अच्छे ही रिलेशन है हमारे, बेकार तो नहीं हुए। नाउ लेट्स स्टडी क्या वो रीजंस है जिन पे हमें लगता है यार कि इंडिया और जो रशिया है, जो इतने अच्छे दोस्त हैं कितने सालों से, थोड़ी सी इनकी जो फ्रेंडशिप है वो आप कह सकते हो खराब हो रही है। तो इंडिया ने जब से यूएसए के साथ में अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे हैं, अब यूएसए एंड यूएसएसआर या फिर रशिया कह लो आप, यूएसए और रशिया कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज दोनों ही सुपर पावर्स थी। रशिया एक टाइम पे सुपर पावर थी, यूएसए इज अ सुपर पावर। ठीक है। तो इंडिया और यूएसए ने न्यूक्लियर डील करी थी, जो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक इंडिया एंड यूएसए वाले में पढ़ाऊंगी 2008 में। उसके बाद से रशिया चिड़िया। अब आप समझो ना कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जाकर किसी और से बात करने लगता है तो तुम चिड़ोगे ना, एग्जैक्टली वही चीज है। और डिफेंस रिलेशन इंडिया और यूएसए के अच्छे होने लगे। इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशन 9/11 अटैक के बाद अच्छे हुए, इंडिया पे भी टेररिस्ट अटैक हुआ, यूएसए की भी हुआ, तो दोनों के डिफेंस रिलेशन उसके बाद से अच्छे होने लगे। और रशिया ने MiG-35 हेलीकॉप्टर जो था वो पाकिस्तान को दिया, तो उस समय पे इंडिया को बुरा लगा कि भाई पाकिस्तान तो हेलीकॉप्टर हम पे अटैक करने के लिए मंगा रहे तो तुमने क्यों दिया। तो रशिया ने कहा नहीं, मैंने इसलिए नहीं दिया है, बट फिर भी ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से स्ट्रेन आ रहा है हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर, और इंडिया अलार्म हो गया है इस बात से। ठीक है। और जो इंडिया यूएस मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, इंडिया ने यूएसए की मिलिट्री के साथ अग्रीमेंट करा जिससे जो यूएसए की मिलिट्री है हमारे नेवल बेसिस को एक्सेस कर सकती है। उससे रशिया को स्ट्रेन हुए हमारे रिलेशन। अगर हम कुछ भी यूएसए के साथ करेंगे तो उससे हमारा रशिया से रिलेशन खराब होगा, तो मैं एक तरीके से ये मान लो। और एक चीज है क्वाड। व्हाट इज क्वाड? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन और हमारा एक पूरा एक एग्रीमेंट टाइप आप कह सकते हो, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, उसके हम मेंबर हैं। तो अगर हमने जब इसे ज्वाइन करा तो उस समय पे रशिया को अच्छा नहीं लगा, बस इतना ध्यान रखना। और जब से हमने यूएसए से, इजराइल से डिफेंस इंपोर्ट करवाना शुरू करा है तो भी हमारी फ्रेंडशिप में आप कह सकते हो कि दरार आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले हम जितना भी सामान मंगाते थे डिफेंस का, किससे मंगा रहे थे? रशिया से, तो रशिया कमाई कर रहा था। अब हमने इजराइल, जैसे मैंने चैप्टर में टॉपिक में पढ़ाया, इजराइल से भी मंगवाना शुरू कर दिया है, यूएसए से भी मंगवाना शुरू कर दिया है, तो इसलिए दिस इज अ स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप। तो दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न। इंस्टाग्राम नोट्स में थोड़ा और छोटा करके मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो ज्यादा लर्न करने में। सो विद दिस आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आगे का जो चैप्टर है इंडिया रिलेशनशिप विद यूएसए, इंडिया रिलेशनशिप विद चाइना, जिसमें हम साइनो इंडियन वॉर के बारे में पढ़ेंगे, एंड द न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। सो गाइज प्लीज नेक्स्ट वीडियो को देख लेना। कई बच्चे पार्ट 2 वीडियो नहीं देखते, अरे हो गया पार्ट 1 में, प्लीज वीडियो को देख लेना। मुझे क्या है, तुम नहीं देखोगे तो तुम, आई वॉन्ट कि हर बच्चे के अच्छे नंबर आए, इसलिए आप देखना,
सेकेंडली इंस्टाग्राम नोट्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स मैं डाल दूंगी, सब बच्चे देख लेना, उसको आईडी लिंक दे रखा है। पॉलिटिकल 2020 सिलेबस में अकॉर्डिंग पूरा दोबारा पढ़ा रही हूँ, सभी वीडियोस को देख लेना। आप चाहो तो पुरानी वीडियो से भी पढ़ सकते हो, जैसे कि इफ़ समवन, अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर उसे इंडो पाक वॉर पढ़ना है तो वो पुरानी वीडियो से पढ़ सकता है, उसमें मैंने बहुत ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ है। तो विद दिस इट्स एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क टू मी, एंड सेकेंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। आई होप कि तुम इस वीडियो को शेयर करोगे। सेकेंडली मेन थिंग ये है कि प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने सारी की सारी, तो आप जाके अपना सारा का सारा ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।